नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। सर्वप्रथम आज क्लास 11th के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप उस जो आइकन बेल होती है उसको पुश करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्लास 10th तक आप एक छोटे से सिलेबस से होकर चलते थे। हालांकि सिलेबस होता है, हर क्लास का अपना एक पाठ्यक्रम होता है, लेकिन अचानक क्लास 11th में आपको एक बड़ा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रीवियस नॉलेज पिछली कक्षाओं का अच्छा होता है, तो नई कक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपका स्वागत है और कक्षा 11 में आपने प्रवेश ले लिया होगा, तो आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके उत्तीर्ण होने पर आपको बहुत सारी बधाइयाँ। तो प्यारे बच्चों, आपने साइंस की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी होगी कि साइंस का शिंशिया लैटिन वर्ड है, वहाँ से मिला है ये शब्द। उसका तात्पर्य होता है जानना, टू नो एवरीथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानना, दैट इज साइंस। अब उसको आप विशेष प्रयोगों से, प्रेक्षणों के बाद समझते हैं चीज़ों को, तो एक विज्ञान की अलग धारा बन जाती है। यद्यपि सभी विषय विज्ञान है, वैज्ञानिक प्रोसेस है, एक तरीका है, मेथड है किसी भी सब्जेक्ट के अध्ययन का। तो विज्ञान वैसे भी जानना होता है, तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना, तो दैट इज विज्ञान। तो विज्ञान एक अलग धारणा होते हुए एक प्रोसेस है, ये समझिएगा सबसे पहले। अब विज्ञान के अंतर्गत विषय आते हैं, तो कुछ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइंस और आर्ट्स। दो साइड बनी हुई है ना, मानविकी और विज्ञान। तो साइंस के अंतर्गत आप सबसे पहले समझिए, क्लास 11th में आपने जब साइंस साइड में आना है, तो आपने दो तरह की स्टडी यहाँ पर है, मेडिकल के लिए और दूसरी होती है नॉन मेडिकल के लिए। मेडिकल में आपके सिंपल सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जबकि इसमें है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी में भी आपको दो पार्ट मिलते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने आप से डिसाइड करना कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा था प्रीवियस क्लास में, या साइंस जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स थी, वो वाला अच्छा था। अपने आप से आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको मेडिकल या नॉन मेडिकल साइड जाना है। हालांकि सीबीएसई में दोनों साइड भी एक साथ चल सकते हैं, इनके साथ जो इंग्लिश और हिंदी है उसमें से एक ऑप्शनल हो जाता है, और आप बायोलॉजी और मैथ्स साथ साथ ले सकते हैं, या तो हिंदी को लेफ्ट करेंगे आप या इंग्लिश को लेफ्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सही लगता है। उसके बाद बच्चों, आपने जब इसकी स्टडी करनी है, तो बेसिकली साइंस साइड में मैं फिजिक्स आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज फिजिक्स। तो सबसे पहले हमने यह जानना है कि फिजिक्स है क्या। भौतिक विज्ञान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और जिसका मीनिंग अपने आप ही लग रहा है कि भौतिक चीज़ों का अध्ययन, दैट इज विज्ञान, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स आप ये समझिए कि ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। तो जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक चीजों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, दैट इज फिजिक्स। अब प्राकृतिक चीजों में मोस्ट प्रोबेबली क्या चीजें हैं, तो हमने जब काफी प्रीवियस कक्षाओं में देखा, तो हमने देखा कि एक मास यानी द्रव्यमान पढ़ा हमने। किसी भी चीज के होने का पहला प्रमाण है मास, और दूसरा इन चीजों को चलाने के लिए मास की जो चीजें हैं, एनर्जी, ऊर्जा।
तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मास और एनर्जी की म्यूचुअल जो अन्योन्य प्रक्रियाएं हैं उनके आधार पर भौतिक विज्ञान का अध्ययन होता है। द्रव्यमान क्या है? जो स्थान घेरता है और इसका अपना मान होता है द्रव्यमान, और स्थान घेरता है प्रकृति में इसका अपना आयतन होता है ना। और एनर्जी होती है जो किसी कार्य के करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता। मास एनर्जी का पहले अलग अलग होता था, लेकिन आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन दी थी जिससे पता चला कि E एनर्जी इज इक्वल टू mc²। मास का ये रिलेशन इनके आपस के रिलेशन को प्रदर्शित करता है। अब फिजिक्स के अंतर्गत आपने ये भी जानना है कि फिजिक्स और प्रौद्योगिकी यानी भौतिकी और प्रौद्योगिकी, तो हम ऑलमोस्ट ये समझते हैं कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि प्रौद्योगिकी से फिजिक्स का जन्म हुआ या फिजिक्स से प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई समस्या होती है, फिर उसके लिए हम चीज़ों को, आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर सिद्धांत बनते हैं, यानी थ्योरी बाद में आ जाती है। कई बार ये होता है कि पहले थ्योरीज होती हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करके उनको प्रूव करके और फिर नई चीज़ का अन्वेषण किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रायोगिक अध्ययन प्रौद्योगिकी होती है, और कई बार उल्टा होता है कि प्रौद्योगिकी के बाद भौतिक विज्ञान के सिद्धांत बनते हैं। तो इनको एक दूसरे का बिल्कुल एक साथ स्टडी समझिएगा, इसीलिए इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम दिया है। तो दोनों साइमल्टेनियस चलते हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, प्रौद्योगिकी और विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा होगा कि भौतिक विज्ञान इस समाज में सब जगह है। आप थोड़ी सी चीज़ें देखिए, आपके घर में आजकल गर्मियों में पंखे चल रहे हैं, तो मोटर का सिद्धांत मिला, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। आप बिजली चमकते हो, अपने घर में बल्ब जला रहे हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का सिद्धांत। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडे के उन सिद्धांतों से इन चीज़ों का खोज हुआ। तो खोज के बाद प्रौद्योगिकी का इस विशाल स्वरूप आप अपने खुद के हर एक जगह पे देखें। कोई भी मशीन है, लीवर है, जितनी भी मशीनें आप देखते हैं, भौतिक विज्ञान जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाते हैं, सुलभ बनाते हैं, ये काम भौतिक विज्ञान कर रही है। चिकित्सा जगत में एक्सरेज है ना, और आजकल वो अल्ट्रासाउंड, MRI, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का एक बड़ा रोल है दैनिक जीवन में। फिजिक्स ने एक चीज़ और है कि सभी सब्जेक्टों का, सभी विषयों का एक आधार भी मानता हूँ मैं फिजिक्स को। तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन, जैसे मैंने कहा, प्रकृति और प्राकृतिक चीज़ों का, यानी क्वाइट रिलेटेड टू गॉड। प्रकृति को हम भगवान की तरह मानते हैं, तो मैं समझता हूँ फिजिक्स का अध्ययन करने वाले भगवान जी को बहुत अच्छे से क्लोज से जानना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यह जानना है कि हमने फिजिक्स में क्लास 11th में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपको मैं पहले बता दूं, फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड और भौतिक जगत हो गया। इसके साथ आपका मापन यानी मेजरमेंट है ना। उसके बाद काइनेमेटिक्स, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, गति जिसमें आती है, बल जिसमें आता है ना, जड़त्व के नियम, ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद आपके पास आता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण। इसका थोड़ा सा पहले से आपने अध्ययन किया है, जिसमें आपने वेट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, एंड मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg। गुरुत्वाकर्षण के बाद आपको स्थूल द्रव्यों के बारे में और मैटर, जो इसको मैकेनिक्स ही बोलेंगे हम, जिसमें आप इलास्टिसिटी और वो पढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव, द्रवों का प्रवाह, और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स है आपके पास, ऊष्मा गतिकी, और फिर थर्मोडायनामिक्स, एंड उसके बाद आपके पास आता है दोलन तरंगति, दोलन
वेव एंड ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑक्सीलेशन, इन चीजों का आपने इस क्लास 11th में अध्ययन करना है। यानी विभिन्न ब्रांच बन रही है उसके अंदर छोटी छोटी सी, तो आपने सभी विषयों का इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपने मेजरमेंट से समझना है। भौतिकी में सबसे पहला काम मापन का है कि हम किसको मापें, कौन कौन सी चीजें हैं। तो उन राशियों को आप पहले से भी जानते रहे हैं और उनके सिस्टम को भी। तो सबसे पहले आती हैं आपके पास कुछ मूल राशियां, जिनके अध्ययन से आपने आगे फिजिक्स शुरू करनी है। मापन के लिए मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके अध्ययन में आपने सबसे पहले चीजों को जानना है कि राशियां कौन कौन सी हमारे पास। तो नंबर फर्स्ट आता है आपके पास द्रव्यमान, द्रव्य से बना द्रव्यमान। इसको हम स्मॉल वर्ड से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास बना है ये, इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम है, केजी। और इसका एक डायमेंशन नोटेशन है बीमा, जिसको बोलते हैं हम, इसका भी अध्ययन करेंगे, बाद में बताएंगे कि बीमा एक्चुअल में होती क्या है। बीमा को डिनोट करने का तरीका ये है, जैसे मैंने इस ब्रैकेट के अंदर m लिख दिया तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने द्रव्यमान को डिनोट किया है। अब एक ही बार द्रव्यमान यूज हुआ तो इसकी पावर 1 है। बीमा यानी घात, तो उसकी घात 1 है, 1 यूनिट में लिया गया है, एक डायमेंशन में। दूसरा, आपने इस द्रव्यमान की परिभाषा भी पढ़नी है कि किसे हम 1 किलोग्राम कहते हैं। जैसे कहा गया है कि 4 डिग्री टेम्परेचर में 1 लीटर जल का जो मास आता है उसको हम 1 किलोग्राम मास कहते हैं। 1 लीटर जितना जल होता है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको 1 किलोग्राम। और एक पेरिस में, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम का एक रॉड है, उसका वेट 1 किलोग्राम माना गया है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में 1 किलोग्राम सेम होगा, इसीलिए इसको SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, विश्व में एक ही माप होगी इनकी SI यूनिट में, और इसको इस तरह से कहा गया, समझा गया है। नंबर 2 आता है लेंथ, यानी लंबाई, दूरी से भी डिनोट करते हैं इसको, और इसको स्मॉल l से, इसको इंग्लिश में लेंथ के नाम से जाना गया है। इसका मात्रक होता है मीटर, और इसको लेंथ से ऐसे डिनोट करना है हमने बीमीय रूप में। तीसरा आता है टाइम, समय, समय, इसको स्मॉल t से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। और इसको सेकंड में नापते हैं, किसमें नापते हैं, सेकंड में, और इसकी बीमा होती है s, इस तरह से। इसलिए इस सिस्टम को MKS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस सिस्टम को, MKS। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। और इसकी छोटी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS। तो आपको आगे बताएंगे कि MKS और CGS का कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अगली यूनिट आती है, अगली राशि आती है समय के बाद ताप। इसको हम थीटा से, टेम्परेचर कहते हैं इंग्लिश में, टेम्परेचर, और थीटा से भी डिनोट करते हैं। इसको हम डिग्री केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, और इसके अंदर या तो K लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आती है आपकी वैद्युत धारा। इसको नापते हैं, इसको डिनोट करते हैं I से, इसको नापते हैं एम्पियर में। किसमें नापते हैं, एम्पियर। A से डिनोट करते हैं, और यहाँ भी इसको A से ही विमा में डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर।
उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस फ्लक्स, इसको नापते हैं कैंडेला में। किसमें नापते हैं? कैंडेला। और इसको CD करके दिखा देते हैं हम। और नेक्स्ट आता है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको हम मोल से प्रदर्शित करते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और इसकी यूनिट होती है मोल, और यहाँ इसको मोल दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये मोल भी समझना है कि कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन के जितने परमाणु आते हैं उनको हम एक मोल पदार्थ कहते हैं, और इसकी एक निश्चित गिनती है जिसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। वो आप बाद में और ढंग से समझाएंगे आपको। तो इस तरह से ये 7 जो है मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये मूल राशियां। ये अपने आप में स्वतंत्र राशियां हैं, किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, और इनके पारस्परिक जो संबंध से कुछ नई राशियां बनती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। लेकिन 2 बीच में और राशियां हैं जिनको हम पूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री। ये है वो कोण, इसको रेडियन में नापते हैं, पाई रेडियन भी बोलते हैं। पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, और इसकी कोई भी मान नहीं होती है क्योंकि कोण 2 भुजाओं के झुकाव से बनता है, अनुपात से बनता है। और एक आता है घन कोण, इसका काफी यूज होगा सेकेंड ईयर में। स्टेरेडियन इसकी यूनिट है, स्टेरेडियन, और इसकी भी कोई भी मान नहीं होती। जैसे घनकोण का समझिए आप कीप जैसा एंगल होता है, या तो दिस कोण जो ये 3 डायमेंशनल एंगल है, त्रिविमीय, इसको घनकोण कहते हैं। तो इसमें एरिया अपॉन इसका रेडियस, इसके चारों ओर जैसे ये पूरा एक गोला बन गया ना, तो इस गोले की केंद्र ये है, तो ये इसकी रेडियस हो गई। तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो एरिया भी मीटर स्क्वायर होता है, ये भी मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी विमा नहीं होती। तो ये 2 पूरक राशियां जो विमाहीन भी हैं, इनकी राशियां, इनके मात्रक जो है रेडियन और स्टेरेडियन कोण घन कोण है। अब इसके बाद व्युत्पन्न राशियों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम यूज करेंगे किसको? मूल राशियों को। तो मूल राशियों से ही हम व्युत्पन्न राशियां बनाएंगे। तो आज आपके लिए सिर्फ जो कार्य है वो नंबर 1, आपने इन राशियों की परिभाषाओं को नोट करना है कि किलोग्राम कितने को कहते हैं, कैसे किलोग्राम की डेफिनेशन बनी, समय की सेकंड कितने को 1 सेकंड कहते हैं, इन सब को आपने एक डिफाइन करके नोट कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे व्युत्पन्न राशियों का अध्ययन, जो कि मूल राशियों से बनी है। तो धन्यवाद, आप देखते रहिएगा चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।